वेलकम एवरीवन। आज से हमारी पीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जिसमें हम होल सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी प्लेलिस्ट में पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सीक्वेंस में जो भी वीडियोस हैं उनको अपलोड कर रखा है। तो उसमें हमने कुछ टॉपिक को कवर कर रखा है, जैसे कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी हो गया, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी हो गया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी हो गया, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट। इतने टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पीजीटी के सिलेबस में वो है वेस्टर्न थिंकर्स। तो वेस्टर्न थिंकर्स में कुछ हैं जैसे कि कॉम्ट हो गए, वेवर हो गए, दरखाइम हो गए, तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट जो लेक्चर है वो है ऑगस्ट कॉम्ट पे बेस्ड। और ऑगस्ट कॉम्ट क्योंकि हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको सीक्वेंस में जितने भी थिंकर्स सिलेबस जो भी है वो सब कुछ देखने को मिलेगा। तो हमने अपनी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अगर हमारे यूट्यूब पे आप नए हैं और अगर आप पहले से ही जुड़े हैं तो आप सभी को पता होगा, हमने उस पर काफ़ी दिनों से काम स्टार्ट कर रखा है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में। जब भी आप किसी भी थिंकर को पढ़ें तो सबसे पहले आपको जानना होता है उसके पीछे क्या ऐसी सिचुएशन रही, जब उनका जन्म हुआ उस टाइम पे क्या ऐसी परिस्थितियाँ रहीं, जो भी उन्होंने सोचा। क्योंकि जो भी आप थिंक करते हैं तो आपके पीछे उसका एनवायरनमेंट होता है, जो भी सिचुएशन में आप रह रहे होते हैं, जो भी फेस करते हैं उसके बेस पे आप एनालिसिस करते हैं। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन ऑगस्ट कॉम्ट के साथ भी रही, जिस टाइम पे उनका जन्म हुआ था उस टाइम पे कुछ फ्रांस में ऐसी सिचुएशन थी कि उन्हें इस सब्जेक्ट का जन्म करना पड़ा। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑगस्ट कॉम्ट का कहाँ पे जन्म हुआ, कैसे हुआ, क्या सिचुएशन रही और कैसे कैसे उनकी जो थिंकिंग है आगे बढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें हम सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट को, जब भी हम किसी थिंकर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट वर्क होता है उसका पूरा नाम जाने। तो ऑगस्ट कॉम्ट का पूरा नाम लास्ट टाइम कई बार हायर एजुकेशन के इंटरव्यू में कई लोगों से पूछा गया था ऑगस्ट कॉम्ट का पूरा नाम क्या है, जो कि कई लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम लोग कॉम्ट करके पढ़ते हैं तो हमें उतना ही पता होता है। तो जब भी आप किसी थिंकर को पढ़ें तो अब ये भी इम्पोर्टेंट हो गया कि उसका पूरा नाम भी जानें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ऑगस्ट कॉम्ट का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम मैं लिख रही हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। इनका पूरा नाम है रेसिडोर ऑगस्ट फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट। ओके, तो इनका पूरा नाम है रेसिडोर ऑगस्ट फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट। इतना बड़ा इनका पूरा नाम है और ये इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जा रहा है, तो इस पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि पहले तो आप इनका पूरा नाम जान लें। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो लर्न कर लें। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 19 जैन 1798 को। और इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो हुआ था फ्रांस के मल्टीप्लेयर में। ठीक है, तो फ्रांस में इनका जन्म हुआ था और जिस टाइम पे इनका जन्म हुआ था उस टाइम पे वहाँ की सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे लोग ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कैसे इस सिचुएशन को फेस करें। जो मैंने आपको इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में बताया कि उस टाइम पे क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या सिचुएशन क्यों हुआ था, तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनके गुरु थे सेंट साइमन। ये भी इंटरव्यू में और उसमें नेट में पूछा गया है कि इनके गुरु कौन थे। तो सेंट साइमन इनके गुरु थे। तो इन्होंने प्लान किया जो भी प्रेजेंट में प्रॉब्लम थी उसको अध्ययन करने के लिए हम क्या करें, कौन सा मतलब क्या ये जो समस्याएं हो रही हैं समाज में, इसका अध्ययन करने के लिए इन्होंने सोचा कि कुछ प्लान करते हैं। उसके लिए इन्होंने इनके साथ मिलकर 1822 में एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी for
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। तो ये उन्होंने एक बुक लिखी थी, किसके साथ मिलकर, सेंट साइमन के साथ मिलकर ये बुक लिखी थी 1822 में, जिसमें उन्होंने लिखा था प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इनके साथ इन्होंने ये मिलकर बुक लिखी थी और इसमें उन सारे सब्जेक्ट की बात की थी जो हम अभी आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था। तो ये बुक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्होंने अपने गुरु के साथ में मिलकर लिखी थी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने सबसे पहले सोचा था कि जो भी समाज में प्रॉब्लम हो रही है उसको हम जब अध्ययन करेंगे तो हम उसको एक नाम देंगे, सोशल फिजिक्स। ये इन्होंने सोच लिया था। और उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम ये नाम रखेंगे, इसमें समस्या, जो भी समाज में समस्या हो रही होंगी उसका अध्ययन करेंगे और उसका नाम ये रखेंगे। तो फिर इसको क्या हुआ, जो क्वाटलेट थे उन्होंने इसको चुरा लिया, इस सब्जेक्ट को। कैसे चुराया, क्योंकि उन्होंने इनसे पहले, इन्होंने सोचा ही था और उन्होंने इससे पहले अपनी बुक वो लिख दिया, ऐसे एन ऐसे इन सोशल फिजिक्स। तो जब इन्होंने ये लिख दिया ऐसे, तो क्या हुआ, इन्होंने पहले ही इस शब्द को चुरा लिया। अब जब इन्होंने चुरा लिया तो इन्होंने क्या किया, 1838 में दूसरा नाम दिया, वो क्या था, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी शब्द दिया 1838 में। क्लियर हो गया। 1838 में सोशियोलॉजी शब्द दे दिया नाम। और ये जो सोशियोलॉजी था वो दो भाषाओं से मिलकर बना था, एक लैटिन और दूसरा ग्रीक। अब क्योंकि यहाँ पे दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है तो इसलिए जो जेएस मिल थे, आप नोट करते चलिए क्योंकि एक एक में एक एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। जेएस मिल ने क्या कह दिया इसको, क्योंकि ये दो भाषाओं से मिलकर बना, तो जेएस मिल ने कहा जो समाजशास्त्र है वो दो अवैध भाषाओं की संतान है। तो ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के लिए पूछा जा सकता है। किसने कहा जो समाजशास्त्र है वो दो भाषाओं की अवैध संतान है। ठीक है, यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट हो गया। इसमें अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ती हूँ। तो मैं आपको पॉज कर रही हूँ 2 मिनट के लिए, फिर आती हूँ। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लेके या जो भी लिखना होगा तो लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इनकी बुक्स को जानेंगे कि इनकी बुक्स कौन कौन सी। तो इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है पॉजिटिव फिलॉसफी। ठीक है, पॉजिटिव फिलॉसफी जो बुक है वो आप सभी को पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये सबसे इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा चीज़ें मेंशन की थी और ये 6 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, जो कि आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 6 चीज़ें इन्होंने बताई हैं उसमें क्या क्या उन्होंने बताया। 6 चीज़ें तो ये मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको, ये ट्रिक बता रही हूँ कि क्या क्या है, लेकिन हैं तो वो 5 ही चीज़, पर आपको लर्न करने के लिए मैंने बता दिया कि इसमें 6 चीज़ें मेंशन की, क्योंकि यहाँ पे 6 वॉल्यूम है तो 6 वॉल्यूम से आप लर्न कर लीजिए कि 6 चीज़ें हैं, लेकिन वो हैं 5। मैंने आपको सिर्फ ट्रिक के लिए बताया। तो 1 2 3 4 5 6। अब हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी 6 चीज़ें हैं। नेक्स्ट आती है पॉजिटिव पॉलिटी, इनकी इम्पोर्टेंट बुक है।
और ये जो पब्लिश हुई है ये आपको पता है 4 वॉल्यूम में पब्लिश हुई। तो जब भी आप किसी थिंकर की बुक्स पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुई है और कहाँ से पब्लिश हुई तो नहीं पूछा जाता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है, क्योंकि आजकल ये पूछने लगा है कि इस बुक में कौन कौन सी चीज़ है। तो क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पब्लिश हुई थी तो इस वजह से इनके उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। ये हुई है 4 वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये क्योंकि बड़ा है इसलिए इसमें 6 चीज़ें हैं, ये छोटा है इस वजह से इसमें 4 चीज़ें हैं। तो ये तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया सो दैट आप लर्न कर सको। तो इसमें ये 4 वॉल्यूम में, ये 6 वॉल्यूम में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसमें जो 6 चीज़ें हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और उन्हीं पर उनका पूरी जितनी भी थ्योरी है वो बेस्ड है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने इसमें 6 चीज़ें बताई, वो क्या क्या है। पॉजिटिविज्म बताया है, उसके अलावा उन्होंने बताया लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, उसके अलावा उन्होंने बताया है हायरार्की ऑफ सोशल साइंस, हायरार्की ऑफ साइंसेस बताया है, ठीक है। उसके अलावा जो उन्होंने बताया है उसमें जो आप पढ़ते हैं नॉर्मली उनका सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का सिद्धांत, इसी को मैंने 6 में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, लेकिन है ये एक ही, क्योंकि एक ही साथ इसको पढ़ते हैं। एंड तो ये एक ही है, पर मैंने इसलिए बता दिया कि आपको लर्न हो पाए। ये इसलिए बताने, कहीं पूछ ले कि पॉजिटिविज्म किस बुक में है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस किस बुक में है, हायरार्की ऑफ सोशल साइंस किस में है, सोशल स्टैटिक्स डायनामिक्स की बात किस में की है, और इसके अलावा इन्होंने बात की है सोशियोलॉजी की। तो हमें इस पूरे लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है और इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। इन 6 चीज़ों ऑल ओवर तो 5 चीज़ें हैं, इसको इन्होंने बताया अपनी बुक पॉजिटिव फिलॉसफी में, जो कि पब्लिश हुई 1830 से 42 के बीच में और 6 वॉल्यूम है। नेक्स्ट है हमारी पॉजिटिव पॉलिटी, जो कि पब्लिश हुई 1851, सॉरी यहाँ पे मैंने सेम ईयर लिख दिया, 1851 से 54। तो ये है इसमें पब्लिश हुई। अब इसमें देखिए जो ये वाली आपकी बुक है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इन्होंने 2 चीज़ों की बात की है इस वाली बुक में। तो ये जो 2 चीज़ बताई हैं वो हैं रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी प्लस सेकंड नंबर पे जो है वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, उसमें उन्होंने एथिक्स की भी बात की है। तो इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ों की बात की। अगर पूछ ले रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात किस में करते हैं तो वो अपनी बुक पॉजिटिव पॉलिटी में करते हैं, और एथिक्स की बात भी उन्होंने पॉजिटिव पॉलिटी की बात की। जो हायरार्की ऑफ साइंस बताई है उसमें जो भी सब्जेक्ट बताए वो सारे पॉजिटिव फिलॉसफी में हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जो एथिक्स बताया है उन्होंने वो पॉजिटिव पॉलिटी में है। क्लियर हो गया। ये दो बुक्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। उसके अलावा जो हमारी जो नेक्स्ट बुक है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपके साथ, वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, कैटेचिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन। ये बुक पब्लिश हुई है 1858 में। ये तो अभी तक बुक नहीं पूछी गई है, तो इसलिए ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बुक अभी नहीं पूछी गई है। ठीक है, तो आप इस बुक को नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट बुक है। पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है अगर पेपर टफ बनाया तो, क्योंकि इसमें डाउट भी नहीं हो सकता है। और इसके अलावा जो एक बुक रह जाती है वो तो वही है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये पब्लिश हुई थी 1856 में।
तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं जिसमें आपको ये नहीं पता होगी तो इसको लर्न कर लीजिए, और ये तो पता ही है। इसको मैंने इसलिए इतना डीपली आपको समझाया है ताकि आपको पूरा जो थीम है हमारे लेक्चर की वो समझ में आ जाए। पॉजिटिव फिलॉसफी जो बुक है उसमें हम इन 5 चीज़ों का डिस्कस करेंगे, और यही जो 5 चीज़ें हैं वही उनका पूरी थ्योरी है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो इनकी बुक है, 4 बुक इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी, कैचिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये बुक्स इंपॉर्टेंट हैं तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपने मेंशन कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी बुक थी, इसके आधार पे ये कहा गया, इनका क्रिटिक किया गया और ये कहा गया, एक जो थिंकर थे क्लोटाइन डी बॉक्स, ये कहा गया कि ये इनसे प्रभावित थे, क्योंकि वैसे तो ये साइंटिफिक की बात करते हैं लेकिन इसमें इन्होंने रिलीजन की बात कर दी, जबकि वो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, कोई ऐसे पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। फिर भी इस बेस पे इनको क्रिटिक किया गया कि ये क्लोटाइन डी बॉक्स से प्रभावित थे। तो मैंने इसलिए आपको बताया, कहीं पूछ ले किससे प्रभावित थे तो क्लोटाइन डी बॉक्स हो जाएंगे। अब हम अपने स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो इनकी थ्योरीज रही हैं पॉजिटिविज्म उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉजिटिविज्म को डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने बात की है सेरेब्रल हाइजीन की। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दिमागी शुद्धता। दिमागी शुद्धता की बात करते हैं। अब देखिए, दिमागी शुद्धता का मतलब क्या होगा? अगर हम एक सेंटेंस में आपको बताना चाहें तो इसका मतलब है क्लियर माइंड। आपका जो दिमाग है वो एकदम साफ़ सुथरा क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपको भ्रमित करती हैं। यानी जो सेरेब्रल हाइजीन है उसका मतलब है जो भ्रामकता वाली चीज़ें हैं उनसे आपको दूर रहना है। भ्रामकता वाली चीज़ें का मतलब ये है कि आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जो भ्रामक, कोई भी बुक हो सकती है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, भ्रामक किताबें, विचार या फिर सोच, कुछ भी हो सकता है। उन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है जो आपको भ्रामक करती हैं। कोई भी हो सकता है, मूल्य हो सकता है, विश्वास हो सकता है, परंपरा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपको भ्रामक करती है, उनसे दूर रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो गांधी जी के 3 बंदर थे, वो क्या कहते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो वही चीज़ें यहाँ पे लागू होंगी। सेरेब्रल हाइजीन का अगर आपको कॉन्सेप्ट अपनाना है तो ये जितनी भी चीज़ें बुरी हैं, जिनके बारे में हमें रियलिटी नहीं पता है, उन सारी चीज़ों से क्या करना है? दूर रहना है, भ्रामकता। और ये इसलिए मैंने आपको पहले बताया, जब इन सारी चीज़ों से हम दूर रहेंगे तो किसी भी चीज़ का हम साइंटिफिकली ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, साइंटिफिकली सोच पाएंगे क्या हो रहा है अपने सेंसर्स से, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनसे हम फील करके किसी भी नॉलेज के सत्यता तक पहुंच सकते हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करके फाइंड आउट करेंगे रिज़ल्ट, तो हमारा क्या होगा? साइंटिफिक मेथड हो जाएगा। और वो जो साइंटिफिक मेथड होता है उसी को पॉजिटिविज़म, अगर हम अब पहले कॉन्सेप्ट पे चलें तो हमारा है सबसे पहले पॉजिटिविज़म। तो पॉजिटिविज़म तभी होगा जब आप इसको फॉलो करेंगे। पॉजिटिविज़म का जो अगर मतलब समझने की कोशिश करें तो एक शब्द में मतलब होता है साइंटिफिक मेथड। इसका मतलब ये है, पॉजिटिविज़म अगर हम फॉलो करना चाहते हैं, प्रत्यक्षवाद जिसको हिंदी में कहते हैं, तो प्रत्यक्षवाद का मतलब ये होता है जब किसी भी घटना का, किसी भी सोशल फेनोमेना का हम अध्ययन, किसी घटना का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर यानी साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए करते हैं तो वो पॉजिटिविज़म कहलाता है। अब साइंटिफिक मेथड के आधार पर हम कैसे यूज़ करेंगे, वो आपका हो सकता है किसी भी घटना को सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन और जो निष्कर्ष होगा हमारा उसके आधार पर, जब किसी भी घटना का अध्ययन हम अवलोकन, निरीक्षण,
परीक्षण, मूल्यांकन करके, वर्गीकरण करके उसका निष्कर्ष निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद क्या कहता है, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में मेंशन करूँगी क्योंकि सारी बुक्स में मेंशन है और आप सभी को पता होगा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन इतना बता दूंगी कि आपको समझ में आ जाए एक्चुअली में प्रत्यक्षवाद क्या होता है। तो प्रत्यक्षवाद वही होता है जब हम वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किसी भी घटना का अध्ययन करेंगे। तो किसी भी घटना का निरीक्षण, परीक्षण, मूल्यांकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष के आधार पर जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो हो जाएगा प्रत्यक्षवाद। क्लियर हो गया। साइंटिफिक पॉजिटिविज्म तब होगा जब किसी भी हम घटना का अध्ययन ऐसे करेंगे जिसमें वैज्ञानिक जितने भी साइंटिफिक मेथड होते हैं उनको यूज़ करके जब हम स्टडी करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा प्रत्यक्षवाद। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आप इतना अगर इसमें कुछ आपको लगता है इम्पोर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस में हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें हमें देखना है कि उन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस में 3 स्टेजेस बताई हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज है थियोलॉजिकल, नेक्स्ट है मेटाफिजिकल और थर्ड है पॉजिटिविज्म। ठीक है। थियोलॉजिकल को हिंदी में बोलते हैं धार्मिक, मेटाफिजिकल को बोलते हैं तात्विक, पॉजिटिविज्म को बोलते हैं प्रत्यक्षवादी। ये 3 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम एक क्लियर करने के लिए आपको बता दें, जो थियोलॉजिकल स्टेज थी उसको वो एक, क्योंकि वो पहले की थी तो वो एक राजतंत्र की तरह थी। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली स्टेज आई मेटाफिजिकल, वो एक कुबेर तंत्र की तरह थी, यानी प्लूटोक्रेसी की तरह। जो लास्ट वाली स्टेज है वो है हमारी डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र की तरह। तो हम इसको मेंशन कर दें, जो थियोलॉजिकल है वो थी, इसको कहते हैं राजतंत्र यानी मोनार्की। ठीक है। जो मेटाफिजिकल था वो है कुबेर तंत्र की तरह, जिसको बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। ठीक है। और जो हमारा लास्ट वाला है वो है प्रजातंत्र की तरह, तो इसको क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। अब ये तो आपने समझ लिया कि ये लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस में 3 स्टेज हैं, और ये मानते हैं अभी तक जितना भी धार्मिक विकास हुआ है वो इन 3 स्टेजों से होकर गुजरा है। तो जब हम धार्मिक स्टेज की बात करेंगे तो उसमें ये मानते हैं थियोलॉजिकल में कि जो भी चीज़ें हो रही थी वो ऐसे धर्म में ऐसी शक्तियाँ थी जिनकी वजह से, कुछ शक्तियाँ थी उनकी वजह से जो भी घटनाएँ हो रही थी वो कंट्रोल में थी। तो इसमें क्या मानते थे कि सुपर नेचुरल कोई पावर है, सुपर नेचुरल पावर की वजह से कंट्रोल हो रहा है, यानी अलौकिक शक्तियों में विश्वास होता था इस वाली स्टेज में, थियोलॉजिकल स्टेज में। जो मेटाफिजिकल स्टेज थी उसमें थोड़ा थोड़ा वो रैशनल होने लगे और वो कहने लगे नहीं, अलौकिक शक्तियाँ तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन हाँ कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट पावर ज़रूर है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट पावर की बात होने लगी इसमें, यानी अमूर्त शक्तियों की बात होने लगी कि हम भाई डिसाइड नहीं कर सकते कि सुपर नेचुरल पावर है या कौन सी पावर है, लेकिन हाँ कोई एक ऐसी पावर है जो हमें दिख नहीं रही है, उसकी वजह से सोसाइटी में जो भी कंट्रोल हो रहा है, जो भी हो रहा है वो हो रहा है। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट पावर की बात होने लगी, इसमें धार्मिक वाले में सुपर नेचुरल की बात होती थी। और जब प्रत्यक्षवादी आता है तो यहाँ पर रैशनल एटीट्यूड आ जाता है, और फिर वो तो वैज्ञानिक आधार पर जो भी घटना होती है उसमें कहते हैं कि प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर जो भी आप देखो उसको फाइंड आउट करो। क्लियर हो गया ये तीनों स्टेज। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो थियोलॉजिकल स्टेज थी उसके
3 टाइप बताए हैं इन्होंने थियोलॉजिकल स्टेज में। तो पहली स्टेज जो आती है वो है फेटिसिज्म। ठीक है, फेटिसिज्म में क्या होता है, इसको कहते हैं जीवित सत्ता। फेटिसिज्म जो है उसको एनिमिज्म की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें ये मानते हैं कि आत्माओं में विश्वास होता था। तो इसमें क्या मानते थे कि हर चीज़ में आत्मा है। हर चीज़ का मतलब क्या है, जैसे कि ट्री हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, जो भी चीज़ें हैं, हर एब्स्ट्रैक्ट जिसमें जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसमें भी वो मानते थे कि आत्मा का निवास है। यानी हर चीज़ में वो कहते थे हर चीज़ में आत्मा का निवास होता है, और वो डरते थे इस वजह से कि कोई भी ऐसी चीज़ जो भी हो रहा है वो आत्मा की वजह से हो रहा है। तो ये हो गया फेटिसिज्म। फेटिसिज्म बहुत ही क्लियर है, उसमें जीवित सत्ता में यानी एनिमिज्म में विश्वास करते थे और ये मानते थे हर चीज़ में आत्मा का निवास होता है। और हर चीज़ का मतलब ये भी है कि सजीव के साथ साथ निर्जीव चीज में भी वो आत्मा को मानते थे। उसके बाद आता है आपका मोनोथिज्म, पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब है बहुदेववाद। तो पॉलीथिज्म में क्या होने लगा, बहुदेववाद में ये माना जाने लगा कि आत्मा नहीं, आत्मा की जगह बहुत सारे देवी देवताओं का निवास होता है, और बहुत सारे देवी देवताओं की वजह से जो भी सोसाइटी में कंट्रोल हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। क्योंकि एक देवता नहीं, बहुत सारे देवता हैं जिसमें हम फाइंड नहीं कर सकते किसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन हाँ उनकी वजह से सोसाइटी में कंट्रोल होने लगा, तो ये माना जाने लगा। फिर जब धीरे धीरे थोड़ा इसमें रैशनल एटीट्यूड बढ़ा तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत सारे देवी देवता नहीं, हम कोई इतना नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कोई एक देवता है जिनकी वजह से कंट्रोल हो रहा है, तो उसको कहा गया मोनोथिज्म। मोनोथिज्म को हिंदी में कहते हैं एकेश्वरवादी या एक देववाद। तो इसमें क्या माना गया, इसमें जो माना जा रहा था वो थे गॉड मल्टीपल, और इसमें माना गया जो गॉड है वो कोई एक गॉड है, कोई भी एक गॉड है, उनकी वजह से सोसाइटी में कंट्रोल हो रहा है। तो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एक सेकेंड, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप बात करेंगे फेटिसिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म, ये अंदर के भी टाइप्स पूछ लेता है, इसमें 3 लगा के फिर एक इधर का दे देता है कि फाइंड आउट करो कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। इस वजह से मैंने आपको ये तीनों चीज़ बता दी, और ये बहुत ईजी, इसमें कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। तो इस तरह से हमने आपको ये एक्सप्लेन किया, और ये जो भी है आप इसको अगर आप चाहते हैं कुछ इसमें नोट डाउन करना तो नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हायरार्की ऑफ सोशल साइंस या साइंस, हायरार्की ऑफ साइंस जो उन्होंने बताई थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हायरार्की ऑफ साइंसेज। हायरार्की ऑफ साइंसेज में उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हैं पहले हम वो डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले उन्होंने रखा है मैथमेटिक्स, उसके बाद उन्होंने रखा है एस्ट्रोनॉमी, फिर रखा है उन्होंने फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उन्होंने रखा है बायोलॉजी, उसके बाद उन्होंने रखा है सोशियोलॉजी, और पहले उन्होंने इन्हीं 6 सब्जेक्ट की बात की थी। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव जो पॉलिटी है उसमें उन्होंने एथिक्स की भी बात की है। तो ये जो एथिक्स जो मैंने लास्ट में रखा है उसकी भी उन्होंने बात की है, लेकिन वो सबसे लास्ट में अपनी बुक पॉजिटिव पॉलिटी में की है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट थे उसकी बात उन्होंने इसी में कर दी थी, पॉजिटिव फिलॉसफी में। क्योंकि मैंने बताया ना हायरार्की ऑफ साइंस, तो हायरार्की ऑफ साइंस की बात तो उन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी में की, लेकिन ये जो इथिक्स है उसकी बात इन्होंने पॉजिटिव पॉलिटी में की। और इसी के इस बुक में उन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की भी बात की थी।
तो ये जो 6 सब्जेक्ट हैं उसकी पहले ही बात की थी, लेकिन इसको बाद में बात किया था। उसमें ये मानते जो पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही सबसे इजी है, लेकिन जो ये मानते हैं जितना भी लास्ट वाला सब्जेक्ट है वो बहुत ही जटिल है। तो इन्होंने कहा कि जो सोशियोलॉजी है वो सबसे जटिल सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स है और बायोलॉजी के बाद में आता है, इसलिए जो भी सब्जेक्ट है उस पर पहले वाले सब्जेक्ट का प्रभाव होता है। तो सोशियोलॉजी पे किसका प्रभाव है? बायोलॉजी का। तो इस वजह से उन्होंने कहा सोशियोलॉजी जो है वो क्वीन ऑफ साइंसेज है, क्योंकि वो सारी जितनी भी विज्ञान है उनकी महारानी है। ये कोटेशन अगस्त कॉम्ट का है, पूछा जाता है पीजीटी में। तो ये इस तरह से उन्होंने 6 सब्जेक्ट बताए हैं और ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैथ होगा, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर सोशियो, इस तरह से होगा। और लास्ट में उन्होंने इथिक्स यानी नीति शास्त्र को भी ऐड किया है और सबसे जटिल सब्जेक्ट बताया है सोशियोलॉजी को। तो ये है हमारा हायरार्की ऑफ साइंस, जो कि कॉम्ट ने बताया है कि ये साइंस है, तो इसीलिए सोशियोलॉजी को वो साइंस मानते हैं। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स, उसके बाद सोशियोलॉजी। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोशल स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। तो सोशल स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल डायनामिक्स में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि जो सोशियोलॉजी थी वो किससे प्रभावित थी? जीव शास्त्र यानी बायोलॉजी से। तो इन्होंने क्या किया, जो जीव शास्त्र यानी बायोलॉजी है उसको 2 भागों में बांटा। एक है शरीर रचना, संरचना, और एक को उन्होंने कहा शरीर विज्ञान। यानी जो शरीर विज्ञान था और शरीर जो संरचना था उसको उन्होंने कहा एनाटॉमी, और इसको इन्होंने कहा फिजियोलॉजी। तो ये 2 भाग में इसलिए इन्होंने बांटा कि जो शरीर संरचना है और शरीर विज्ञान है वो दोनों क्या हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, यानी इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड हैं, क्योंकि जब शरीर संरचना होगी तो शरीर विज्ञान का मतलब यहाँ पे है प्रकार्य से, यानी एक स्ट्रक्चर होगा फिर उसका कार्य होगा। स्ट्रक्चर के बिना कार्य नहीं होगा, कार्य बिना स्ट्रक्चर के नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे पर ही निर्भर हैं और इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना नहीं है। तो ये इन्होंने बायोलॉजी को बांटा और इसी के आधार पर इन्होंने समाजशास्त्र को भी 2 भागों में बांटा। समाजशास्त्र को कौन से भागों में 2 बांटा है? वो है सोशल स्टैटिस्टिक्स और सोशल डायनामिक्स, यानी सामाजिक गतिकी, सामाजिक स्थितिकी या स्थित, और दूसरा सामाजिक गतिकी। तो गतिकी हो गया, इसको इन्होंने बांटा 2 भागों में। और इसमें भी इन्होंने ये कहा कि जो इसमें इन्होंने स्थिति का मतलब संरचना से लिया और प्रकार का मतलब इन्होंने गतिकी से लिया। और इसमें इन्होंने क्या कहा कि ये जो दोनों हैं, जो संरचना और गतिकी है, वो एक दूसरे पे ही डिपेंड है, क्योंकि प्रकार का मतलब क्या होता है? प्रकार का मतलब होता है किसी भी काम को करने की कार्यशीलता। तो जब हम काम किसी चीज़, वो डायनामिक तभी होगा जब उसमें कार्य होता रहेगा। तो इस तरह से इन्होंने सोशियोलॉजी को 2 भागों में बांटा और वो ये दोनों भाग हैं सोशल स्टैटिक्स और डायनामिक, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति। तो इन्होंने अपने कोटेशन में ये भी कहा है जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, जिसमें पूछा भी जाता है कि ये किसने कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, तो उसमें आंसर होता है कॉम्ट। तो ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा लास्ट सोशियोलॉजी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी को। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सोशियोलॉजी में उन्होंने कहा जो समाजशास्त्र है उसको वो एक अमूर्त विज्ञान मानते हैं, सामाजिक घटनाओं का अमूर्त विज्ञान है।
तो इसीलिए उन्होंने बोला है जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक घटनाओं का अमूर्त विज्ञान है। ये कोटेशन किसका है? ऑगस्ट कॉम्ट का। और दूसरा उनका कोटेशन है सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस, जो मैंने आपको इसके पहले बताया। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ये दो कोटेशन पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सोशियोलॉजी में इतना इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉजिटिव पॉलिटी में जो उन्होंने बताया था रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, तो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है? जो मानव है, यानी मानव ही मानव की हेल्प करेगा, मदद करेगा, और मानव ही मानव का धर्म है। यानी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो मानव का धर्म है। उसमें मानवता की वो बात करते हैं, ना कि वो ऐसे धर्म की बात करते हैं जिसका एक पुरोहित होगा, एक पुजारी होगा, या मुल्ला होगा, या पादरी होगा, तो उस धर्म की वो बात नहीं करते हैं। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब यही है कि जो मानव है वही मानव की हेल्प करेगा। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है इसका कोई भी पुरोहित जो होगा वो मुल्ला, मौलवी, पादरी या पंडित नहीं होगा। इसका पुरोहित कौन होगा? समाज में किसी भी क्षेत्र का जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, किसी भी क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका भी स्टेटस हाई होगा वो उसका क्या होगा? पुरोहित हो जाएगा। और वो होगा कौन? डॉक्टर हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन राजनेता हो सकता है, इसके अलावा कोई भी किसी भी क्षेत्र में सेवा करने वाला इंजीनियर हो सकता है, या ऐसा जिसको समाज में एक ऐसी प्रतिष्ठा मिली हुई है, उसकी सोसाइटी में हाई स्टेटस है, वो उसका पुरोहित होगा। यानी वो उसका क्या होगा? मेन पुजारी होगा। लेकिन कोई ऐसे जो पहले किसी रिलीजन के अलग अलग होते थे वो नहीं होंगे। तो इसमें रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी वही है, मानव ही मानव की मदद करेगा, मानव ही मानव का धर्म है, उसकी उन्होंने बात की। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कॉम्ट की पूछी जाती है पीजीटी के एग्ज़ाम में। सोसाइटी को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग कौन से हैं? एक है मिलिट्री, दूसरा है लीगल, और तीसरा है इंडस्ट्रियल। यानी अगर हिंदी में हम बात करें तो ये हो गया सैनिक समाज, और कानूनी समाज, और औद्योगिक समाज। इन 3 भागों में अगस्ट कॉम्ट ने बांटा है, और इन्हीं 3 भागों में सेंट साइमन ने भी बांटा है। तो अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आंसर दोनों का ही एक होगा। सेंट साइमन और कॉम्ट का जो सोसाइटी का टाइप है वो यही 3 भागों में है। तो ये क्लियर हो गया, सोसाइटी इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा इनकी जो डेथ हुई थी वो 5 सितंबर 1857 को हुई थी डेथ। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने इसको आपको सारी चीज़ें बताई हैं, पॉजिटिविज्म, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, हायरार्की ऑफ साइंस, सोशल स्टैटिक्स, सोशोलॉजी, डायनामिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। तो टोटली जो इनकी समराइज है, जो थ्योरीज़ हैं वो सारी मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थिंकर को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।